का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और आज हम आपके लिए विशेष रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जीव प्रक्रम से संबंधित, और उसी के अंदर हमारा टॉपिक होगा पोषण। सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। टॉपिक है हमारा जीव प्रक्रम, और इस जीव प्रक्रम के अंदर मैं आपको क्वेश्चन लिखवाने वाला हूं पोषण से संबंधित। बाकी और भी हमारे अगले वीडियो आएंगे, उसमें उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, रुधिर परिसंचन तंत्र से संबंधित, श्वसन तंत्र से संबंधित, जबकि पहला हमारा है पोषण से संबंधित। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको समझाना और लिखवाना। तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर पूछा जाता है। तो स्वपोषी क्या होता है और विषमपोषी क्या होता है, इनके बारे में हमें देखना है। उससे पहले एक बार क्वेश्चन लिख लो कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर, और विषमपोषी पोषण में अंतर। अब देखो स्वपोषी पोषण क्या होता है। मेनली हम नॉर्मल बात करें तो जो भोजन है वो खुद बनाता है, जैसे कि पेड़ पौधे वो अपने इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा और खुद ही भोजन यानी प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल और पत्तियों में जो क्लोरोफिल है उसकी उपस्थिति में जो बनने की पूरी भोजन बनने की जो प्रक्रिया है वो है प्रकाश संश्लेषण। तो इसका मतलब हो गया कि जो स्वपोषी पोषण है वो आपके पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है, और इसमें जो पेड़ पौधे हैं वो खुद भोजन बनाते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है स्वपोषी। लेकिन मेनली हम देखें तो सरल कार्बनिक यौगिक को जटिल कार्बनिक यौगिक में जो बदलने का काम है वो आपका स्वपोषी करता है। कैसे, देखो इधर, जैसे कि मेरे पास CO2 है, H2 है, मेरे द्वारा जल दिया जाता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और साथ में सूर्य के प्रकाश के द्वारा, और इसका अवशोषण कौन करता है, क्लोरोफिल। तो किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का, C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन। ये हो गया आपके सरल कार्बनिक यौगिक से जटिल कार्बनिक यौगिक में बदलने की जो प्रक्रिया है वो आपकी हो जाएगी स्वपोषी पोषण। इसके बाद में मैं बात करूं विषमपोषी, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसा कि मनुष्य है, गाय भैंस, ये सारे पेड़ पौधों पर निर्भर है। आज हम बाजरे की चाहे गेहूं की रोटी खाते हैं तो वो हमें पौधों से प्राप्त होती है, तो हम पौधों पर निर्भर हैं। अब देखें हम, जैसे कि ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, फिर हम इसी ग्लूकोज को जो पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त हो रहा है ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को हमारे शरीर के अंदर उपस्थित जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमें ऊर्जा, और इसी के साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है। तो ये हो गया विषमपोषी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्वपोषी विषमपोषी। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो हरे जो पेड़ पौधे होते हैं वो इस वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल हमारे द्वारा दिया जाता है, और जो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा जो भोजन बनाने की, पेड़ पौधों के अंदर जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली जो घटनाएं, उन घटनाओं के बारे में। तो पहले जो घटना है वो है कि क्लोरोफिल द्वारा, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, क्लोरोप्लास्ट द्वारा प्रकाश का अवशोषण करना, प्रकाश का अवशोषण करना। प्रकाश का अवशोषण कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद में उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको कार्बोहाइड्रेट में,
हाइड्रेट में अपचयन किया जाता है। और साथ ही क्लोरोप्लास्ट द्वारा प्रकाश का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, और साथ ही ग्लूकोज का जो निर्माण हो रहा है वो देखो, कार्बोहाइड्रेट जो एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज किसका स्रोत होता है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। और अगला है कि जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। तो ये तीन प्रकार की प्रकाश संश्लेषण के दौरान तीन प्रकार की घटनाएं होती है। पहली होगी क्लोरोप्लास्ट द्वारा प्रकाश का अवशोषण, दूसरी होगी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपचयन, और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। इसके बाद आगे देखो, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगला क्वेश्चन है वो है अमीबा में पाचन विधि को समझो। पाचन विधि को समझो। इसमें ये हमारा अमीबा है। अब जैसे कि भोजन का टुकड़ा यहां है, तो अमीबा क्या करेगा, इसके पास अंगुली के समान दो प्रवर्धन निकलेगा जिन्हें पादाप कहते हैं। अब देखो ये इस प्रकार से ये क्या करता है, इस भोजन को इन पादाप के अंदर क्या कर लेता है, फंसा लेता है। पादाप भी बोल सकते हैं या कूटपाद भी बोल सकते हैं। इसके बाद में अमीबा क्या करता है, इसी भोजन को इस प्रकार से खाद्य धनियों के अंदर, खाद्य धनियों के द्वारा, खाद्य धनियों के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक को, जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में बदल देता है। सरल कार्बनिक यौगिक में बदल देता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटनाएं होती है, और प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, और प्रकाश संश्लेषण किन में पाया जाता है। और वो पूरा का पूरा जो आपका स्वपोषी का जो भी मैटर था, वो स्वपोषी का मैटर था, पेड़ पौधों से संबंधित। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि रंध्र किसे कहते हैं। तो जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्रों के द्वारा होता है। और साथ ही आपके एक खुला रंध्र का चित्र बना हुआ है, एक बंद रंध्र का चित्र बना हुआ है। जब आपके द्वारा जल दिया जाता है तो आपका रंध्र खुल जाता है, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब रंध्र को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता बंद हो जाती है कि अब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो उस समय क्या होता है कि आपके रंध्र बंद हो जाते हैं। तो ये तो प्रक्रिया है रंध्र से संबंधित। इसके बाद एक छोटी सी बात ये कि विषम कोशी के अंदर, ये तो हो गया विषम कोशी के अंदर एक कोशिका से संबंधित कि अमीबा किस प्रकार से अपनी पाचन प्रक्रिया करता है। तो ये अमीबा हो गया। अमीबा क्या कूटपाद या पादाप का निर्माण करता है, और फिर इसको भोजन को अंदर लेने के बाद में खाद्य धनियों का निर्माण करता है। जो ये खाद्य धनिया क्या करती है, जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में बदलने का काम करती है। इसके बाद मेन मुख्य इंपोर्टेंट बात है वो है मानव पाचन तंत्र। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये देखना भाई, सबसे पहले ये हो गया हमारा मुख, ये हो जाता है हमारा मुख, और ये हमारी जो ग्रसनी है ये है आपकी गर्शिका। इसमें क्या होती है, गर्शिका होती है।
गर्शिका, और यहां हो गया आपका मुख। इसके बाद ये आमाशय, ये हो गया आमाशय, अग्नाशय, और ये आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत। दिख रहा है क्या सर? सर दिख रहा है? चलो एक बार इसको हम वापिस से ले लेते हैं। ये हो गया आमाशय, ये हो गया यकृत, ये हो गया पित्ताशय, ये हो गया अग्नाशय, ये हो गई बड़ी आंत। बड़ी आंत को बोला जाता है वृद्धांत्र। हर एक एक बात को हम समझेंगे। और ये हो गया छोटी आंत, जिसको बोला जाता है शुद्रांत्र। अब देखो, यहां मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मुख है, मुख में दांत, जीभ और लार पाई जाती है। इंपॉर्टेंट बात तो यही यहां पे स्टार्ट होती है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम, और लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम है उसका नाम है आपकी लाइपस। और जो क्या करता है, मंड शर्करा को, उसका पाचन करता है। मंड को शर्करा के अंदर जो पाचन करने का काम करता है वो है आपका लाइपस। इसके बाद में दांत है जो भोजन को चबाने का काम करता है। मुंह के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कतरनक है, रदरनक है, चवर्णक है और अग्रचवर्णक है। इसके बाद में यह है गर्शिका, जिसमें पाई जाती है कर्माकुंचन गतियां। कर्माकुंचन गतियां पाई जाती है, जो भोजन को कहा, आमाशय के अंदर। आमाशय एक जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है। आमाशय जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है, जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, और साथ में पेप्सिन, ये एंजाइम है पेप्सिन, जो क्या करता है, पेप्सिन, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पेप्सिन किसका पाचन करता है, तो ये आपके करता है प्रोटीन का। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और साथ में ये आप यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये जो आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिखाई दे रहा है HCl, इसकी इस आमाशय के अंदर क्या भूमिका है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस आमाशय के अंदर इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है कि ये क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। दूसरी बात, ये भोजन को, ये पेप्सिन को सक्रिय बनाता है, और पाचन के अंदर सहायक है ये आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में यहां यकृत दिखाई दे रहा है। ये यकृत है आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है, वो है आपके यकृत। यकृत के अंदर पीत का निर्माण होता है। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत के अंदर होता है। पीत रस का जो निर्माण है वो कहाँ होता है, यकृत में। जबकि इगटा कहाँ होता है, पित्ताशय के अंदर। इगटा कहाँ होता है, पित्ताशय के अंदर। ये भी ध्यान में रखना है। अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस उत्पन्न होते हैं। अब ये भोजन आपने देखा कि इस आमाशय के अंदर अम्लीय है, और अग्नाशय से आपके यहाँ छोटी आंत में भोजन चला जाता है। अब ये देखो, छोटी आंत में क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो अम्लीय आ रहा है भोजन, कहां से, आमाशय से। लेकिन पीत रस और अग्नाशय रस के द्वारा वो भोजन शुद्रांत्र के अंदर
क्षारीय हो जाता है और इस अग्नाशय रस के अंदर एक ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, वो भी भोजन को पाचन में सहायता करता है। छोटी आंत के अंदर आप ये भी ध्यान रखोगे कि पूर्ण रूप से जैसे कि कार्बोहाइड्रेट इस कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज के अंदर, एमिनो अम्ल के अंदर, ये आपका जो प्रोटीन है वो आपका अमीनो अम्ल के अंदर, और जो वसा है वो ग्लिसरॉल के अंदर, जो वसा है वो आपके ग्लिसरॉल के अंदर। इस प्रकार से इनका पाचन होकर इनमें दीर्घरोम पाए जाते हैं। शुद्रांत्र के अंदर दीर्घरोम पाए जाते हैं, वो क्या कर लेता है, भोजन का, पचित भोजन का अवशोषण कर लेता है। उसके बाद पचित भोजन का अवशोषण करने के बाद ये आपका भोजन चला जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत क्या करती है, जल का अवशोषण कर लेती है। फिर जो अपचित भोजन होता है वो समय समय पर मल द्वार के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से देखो बहुत सारे एंजाइम से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूरा का पूरा डायग्राम के बारे में पूछा जा सकता है, और साथ में और भी, जैसे कि सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शुद्रांत्र की लंबाई कितनी होती है, 7.4 मीटर, ये भी पूछा जा सकता है। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, तो शुद्रांत्र के अंदर होता है। पीत का रस का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। पीत रस इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। धन्यवाद।